Hey, what's up, guys? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. तो रिसेंटली मैं और मेरी वाइफ हम घूम कर आए हैं जापान और आपने देखे ही होंगे जापान के इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप अपने जापान का ट्रिप प्लान कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप घर बैठे बैठे अपनी जापान की ट्रिप प्लान कर सको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आप जैसे ट्रैवलर्स तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने अगर मेरी जापान सीरीज़ नहीं देखी है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जापान ट्रिप से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे बजट, वीज़ा, खाने की जगह, रहने की जगह, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ बोनस टिप्स जो मैंने अपने ट्रिप से सीखी है और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे जापान का गोल्डन रूट यानी कि टोक्यो, क्योटो और ओसाका स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं विद द जीरो माइल ट्रैवलर्स। तो गाइज अभी बात करते हैं द बेस्ट टाइम टू विजिट जापान। तो जापान में एक्चुअली 4 सीजन्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा फेमस सीज़न है वो है मार्च से लेकर मई तक। तो मार्च से लेकर मई तक जापान में स्प्रिंग सीज़न होता है और यही वो समय होता है जब आपको चेरी ब्लॉसम्स दिखने वाले हैं। और जो टेम्परेचर होता है इस दौरान वो होता है 12 से लेकर 20 डिग्री तक। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेदर होता है और सुबह और शाम के समय ये थोड़ा और ठंडा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो नेक्स्ट सीज़न होता है गाइज़ वो होता है जून से लेकर अगस्त तक। ये होता है समर सीज़न। जून से अगस्त आपको मिलने वाला है 31 डिग्रीज़ के अराउंड। सो जो गोल्डन रूट है टोक्यो, क्योटो और ओसाका, यहाँ पे आपको थोड़ा गर्म फील हो सकता है। तो अगर आपको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर पसंद है तो आपको जून से लेकर अगस्त के बीच में आपको ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जो थर्ड सीज़न होता है और जो सेकंड मोस्ट फेमस सीज़न है जापान में वो है ऑटम का सीज़न। सो ऑटम शुरू होता है सितंबर से और ये जाता है नवंबर तक। सितंबर में आपको थोड़ा गर्म फील हो सकता है। अक्टूबर आते आते 23 के अराउंड टेम्परेचर रहता है और जैसे आप नवंबर में आते हो तो ये थोड़ा और ठंडा होने लगता है। तो आपको अगर पतझड़ देखना है, ऑटम देखना है तो आप जा सकते हो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच। तो गाइस जो थर्ड फेमस सीज़न है जापान का वो है विंटर और वो शुरू होता है दिसंबर से फरवरी तक। जो टेम्परेचर होता है अपने गोल्डन रूट में वो होता है 5 से लेकर 15 डिग्रीज़। और आप कर सकते हो वेल वॉचिंग, स्की वगैरह आप ट्राई कर सकते हो जापान में। तो अगर आपको स्नो पसंद है तो आप प्लान करिए दिसंबर से फरवरी के बीच में। अब बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो अगर आप प्लान करते हो 6 महीने पहले तो आपको फ़्लाइट्स काफ़ी चीप पड़ने वाली है और जो एवरेज कॉस्ट पड़ता है जाने का और आने का मिला के वो होता है 50,000 से लेकर 80,000 तक। आराम से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी इंडिया से जापान और जापान से इंडिया आने के लिए। तो मैंने जो फ़्लाइट करी थी वो थी बैंगलोर से दिल्ली की और दिल्ली से हम गए थे टोक्यो, हैनेडा। तो आप भी ऐसी फ़्लाइट देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट लेते हो यानी आप किसी डोमेस्टिक टर्मिनल से दिल्ली जा रहे हो और फिर दिल्ली से टोक्यो जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास इनफ बफर हो कि अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो आप फिर भी अपनी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो आप पकड़ सको। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप अकासा एयर करते हो, जो मेरी थी वो तो 4 घंटा डिले हो गई थी। तो ऐसी गलती आप मत करना। लेकिन मेरे साथ ये अच्छी बात थी कि मैंने एक दिन दिल्ली में स्टे किया था तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप भी इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो गाइस अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा सस्ता है क्योटो और ओसाका में, लेकिन टोक्यो में आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप सिंगल ट्रैवलर हो, सोलो ट्रैवलर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कैप्सूल होटल्स बुक करें जहाँ पे आपको डॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि 2,500 से 3,500 में आपको मिल जाते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ जाते हो या ग्रुप के साथ जाते हो तो आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हो। क्योटो और ओसाका में तो आपको 3 से 5,000 पर नाइट में आपको बहुत अच्छा एयरबीएनबी मिल सकता है। लेकिन टोक्यो में तो आपको मिनिमम पकड़ के चलना पड़ेगा 8 से 10,000 में आपको पर नाइट के हिसाब से एयरबीएनबी भी मिलने वाला है। क्योंकि टोक्यो दुनिया के वन ऑफ द सबसे महंगे सिटीज़ में से है जहाँ पे आपको रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके रिश्तेदार टोक्यो में रहते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, आप आराम से वहाँ रह सकते हो। तो अब बात करते हैं वीज़ा की।
तो जापान वीज़ा आपको मिल जाता है 15 दिन के लिए। तो जिस दिन आप एंटर करते हो वो डे ज़ीरो माना जाता है, यानी उस दिन को काउंट नहीं किया जाता और अगले दिन से आपका वीज़ा काउंट होता है। तो आप 15 दिन तक एंट्री करने के बाद 15 दिन तक आप वहाँ रह सकते हो। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास चाहिए वैलिड पासपोर्ट, फ़ोटोकॉपी, कवर लेटर, और अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके एम्प्लॉयर से आपको एनओसी लेटर लाना पड़ेगा, या फिर लीव अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं इसको। तो हमने हमारा वीज़ा खुद अप्लाई किया था विदाउट एनी एजेंट और विदाउट एनी एजेंसी। तो अगर आपको अप्लाई करना है खुद से वीज़ा तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, आइटनरी का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, कवर लेटर कैसे लिखना है, उसका टेम्पलेट मैंने बना के रखा है। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपकी ट्रिप प्लानिंग में, वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें, तो आप मेरे साथ एक आधे घंटे का या 1 घंटे का सेशन भी 1-on-1 बुक कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, या फिर आप यहाँ पे भी स्कैन करके बुक कर सकते हो। और वहाँ पे आपके सारे डाउट्स और आपकी ट्रिप प्लानिंग में मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगा, तो आप वो भी बुक कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो जापान जाने के पहले आप अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कर ले। आपको 500 से 800 रुपीज़ में आपको पर पर्सन ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। पॉलिसी बाज़ार या फिर कहीं से भी ऑनलाइन आप करवा सकते हो, क्योंकि जापान में हेल्थ केयर काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसमें आपके बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो आपके कवर्ड हो। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड हेल्थ प्रिकॉशन की। तो जापान में एंट्री के लिए कोई भी ऐसा कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन आप बेसिक फ्लू शॉट और पर्सनल मेडिकेशंस आप लेके जा सकते हो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपको उसमें फ़ायदा ही होने वाला है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो अपनी आप गोलियां इन हैंड आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज एंड फॉरेक्स की। तो जापान में जो करेंसी यूज़ होती है वो है जापानीज़ येन, उसको JPY भी बोलते हैं। तो अपनी जो इंडियन करेंसी है वो है स्ट्रॉन्गर दैन जापानीज़ करेंसी, तो ऑलमोस्ट आधी है स्ट्रेंथ उसकी। तो आप यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स कार्ड्स। मैं जो कार्ड्स यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। आपको भी थोड़ा बहुत कैशबैक मिल जाएगा और मुझे भी बेनिफिट मिल जाएगा। और ATM विड्रॉल भी काफ़ी आसान है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है नियो DCB या नियो का, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। इंटरनली आप कैसे कर पाएंगे। तो जापान में सबवे ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क है। और जो लंबे सफ़र होते हैं जैसे टोक्यो से क्योटो, क्योटो से ओसाका, उसके लिए आप शिनकानसेन ले सकते हो, जो कि है जापान की बुलेट ट्रेन। तो लेकिन वो काफ़ी महंगी होती है, तो मेक श्योर करना कि आप प्रॉपरली प्लान करें। और इंटरनली आप टैक्सी तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि टैक्सी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मेरी खुद की जो ट्रिप थी उसमें मैंने सिर्फ एक टैक्सी यूज़ करी थी और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी थी मुझे। बाकी टाइम हमने मेट्रो से ही ट्रैवल किया है। उसके लिए आपको लगने वाला है एक सुइका कार्ड या फिर पैज़मो कार्ड। तो गाइज़, आपको गोल्डन रूट एक्सप्लोर करने के लिए JR पास लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर आप जापान में टोक्यो, ओसाका एंड क्योटो जाते हो तो आपको बुलेट ट्रेन की टिकट सिंपली काउंटर से जाके लेना वो ज़्यादा आपको पुराएगा। JR पास की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। टोक्यो से क्योटो, क्योटो से ओसाका आप इंडिविजुअली बुलेट ट्रेन की शिनकानसेन की टिकट्स ले सकते हो। वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और मैंने भी यही अपनाया था तरीका, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इंटरनली आप सबवे ट्रेन्स या फिर बसेस अगर लोगे तो उसमें भी आपको सिर्फ एक ही कार्ड यूज़ करना है, जो कि होता है सुइका कार्ड। तो आप वेलकम सुइका यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिपॉजिट बहुत ही मिनिमल होता है, 250 रुपये होता है। तो मैंने तो 10 साल वाला परमानेंट कार्ड बनवाया था, वो भी आप बनवा सकते हो, ईजिली बन जाता है। आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया है कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बात करते हैं लोकल कल्चर की। तो जापान में रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है। तो आप अगर पब्लिक प्लेसेस पे शोर मचा रहे हो या काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, जैसे अपने दिल्ली के ट्रेन्स में, मेट्रो में होता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। उन लोगों को बिल्कुल ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती। और फ़ोन पे भी लोग बात नहीं करते। आप अगर ट्रेन में जाओगे तो आप देखोगे कि लोग, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई अपने कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, आई मीन फ़ोन में, लेकिन दे नेवर टॉक ऑन फ़ोन, और वो आपस में भी बिल्कुल भी बात नहीं करते।
तो आप इस बात का ध्यान रखना। और वहाँ पे प्रायोरिटी सीट्स होती है, रिजर्व सीट्स होती है सीनियर सिटीजन्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, तो उस पे जाके मत बैठना, वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पढ़ के गया था और आपको भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और टोक्यो में आपको बिल्कुल भी डस्टबिन्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहाँ पे एक टोक्यो गैस ट्रेजिडी हुई थी। तो बेसिकली इसीलिए वहाँ पे आपको बिल्कुल भी डस्टबिन्स नहीं मिलने वाले। तो आप अपना बड़ा कार्गो पहन सकते हो या फिर अपना एक खुद का छोटा सा पॉलीथीन कैरी करना, जिसमें आप सारा सामान भरो और घर में आके ही उसको डिस्पोज करना। और कचरा इधर उधर मत फेंकना, काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी फाइन्स होते हैं जापान में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिम कार्ड एंड कनेक्टिविटी की। तो गाइस, जापान में फ्री वाईफाई आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आपको टोक्यो में तो हर जगह ही, आपको कोई भी स्टोर में आप जाते हो तो आपको फ्री वाईफाई मिलने वाला है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और एयरपोर्ट पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फ्री वाईफाई आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक ई सिम ले सकते हो, जैसे मैंने ली थी जापान वायरलेस की ई सिम, जो कि मुझे पड़ी थी 1800 येन में। 10 दिन के लिए ये वैलिड थी और इसमें था 10 GB फॉर 10 डेज़। तो ये बहुत ही अच्छी सिम थी और ये मैंने पूरे ट्रिप में यूज़ करी है। ख़रीदने के पहले ये मेक श्योर करना कि आपका आईफोन इससे कंपैटिबल है, क्योंकि बहुत सारे आईफोन्स इसमें कंपैटिबल नहीं है, तो आपका प्लान वेस्ट हो सकता है। 1800 येन यानी लगभग 1000 रुपये में मेरे को ये सिम मिल गई थी। ये ई सिम थी और इसको मैंने कैसे अप्लाई किया था वो आपको मेरे वीडियोस में डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा, तो मेरे जापान के वीडियोस ज़रूर चेक करना। तो अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बजट कितना होने वाला है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर है और आप जानते हो कि डॉर्म में कैसे रहा जाता है और हॉस्टल में, और आप सेव करना जानते हो, तो आपको 9 से 11,000 पर डे के हिसाब से ओसाका, क्योटो और टोक्यो कहीं पर भी आप रहोगे, फूड, ट्रैवल एंड स्टे का इंक्लूडेड आपको आराम से हो जाएगा। और जो मिड रेंज ट्रैवलर्स है उनके लिए 13 से 16,000 के बीच में आराम से आपका पर डे का कॉस्ट हो जाएगा। पर पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्डन रूट कवर हो सकता है। और अगर आप 04x मार्कअप कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ नहीं करते जिसमें फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगते हैं, तो वहाँ पर भी आप बिट्स एंड पीसेस में काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। तो अगर आप जापान जा रहे हो तो अपना एक अम्ब्रेला हैंडी रखना, क्योंकि वहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है और बारिश आ जाती है। वाटरप्रूफ सनस्क्रीन भी आप लेके जा सकते हो अगर आप समर में जा रहे हो, या फिर आप अगर नारा वगैरह जाते हो, चेरी ब्लॉसम्स में भी दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप सनस्क्रीन भी लेके जा सकते हो। उसके अलावा आपको लगने वाला है एक कंफर्टेबल शू, क्योंकि वहाँ पर 15 से 20,000 स्टेप्स तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। अगर जिस दिन आप आधे दिन या 5 बजे आप डे क्लोज़ कर दोगे तो आपके 15 से 20,000 स्टेप्स होने वाले हैं, क्योंकि सबवे ट्रेन्स लेने के लिए काफ़ी इधर उधर से नीचे से और फॉलो करते हुए जाना होता है साइंस, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप टोक्यो में हो और आपने शुरू किया है 9 बजे और रात के आप 8-9 बजे 10 बजे तक अगर घर आते हो, तो मान के चलो आपके 25,000 स्टेप्स तो होने ही वाले हैं, और उसके बाद आपके पैर भी बहुत दुखेंगे। तो आपको कंफर्टेबल शू लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप रख सकते हो अपने पेन किलर्स, इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कुछ शॉपिंग टिप्स, तो आपको वहाँ पे टैक्स रिफ़ंड वाला कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे आप सिंपली अपना पासपोर्ट दिखा के शॉप पे ही उस चीज़ का दाम 5% माइनस करके वो आपको दे देंगे। तो आपको रिफ़ंड जैसी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। डायरेक्टली आपका जो प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट पे आपको उतना अमाउंट, वैट का अमाउंट माइनस करके आपको बिलिंग की जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वो आपको सारी शॉप्स में मिल जाएंगी, शूज़ की शॉप्स, सारे टॉप ब्रांड्स पे आपको मिल जाएगा। ओनित्सुगा टाइगर्स में मिल जाएगा, डॉन कीहोते में अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप डे ट्रिप प्लान करते हो तो माउंट फूजी अगर आप जा रहे हो तो देख कर जाना कि माउंट फूजी की विजिबिलिटी क्या है। काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो आपको बताएंगे कि फोरकास्ट क्या है, तो उसी हिसाब से डे आप प्लान करना कौन से दिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है विजिबल होने की। तो हमने प्लान किया था उसी हिसाब से, और हमको पहले ही अटेम्प्ट में हमको माउंट फूजी दिखा था, तो हम काफ़ी लकी थे। तो आप भी ऐसे प्लान कर सकते हो।
और आपके ट्रिप स्टार्ट होने से पहले आप अपने जो वेदर फोरकास्ट है वो देख कर जाओ, ताकि आप अपने जो पैकिंग है उसमें आप क्लोथ्स अकॉर्डिंगली पैक कर सको, ताकि आपको वहाँ पे कोई कपड़े ख़रीदने की आवश्यकता ना पड़े। अब मैं आपको डिटेल में आइटनरी बता देता हूँ 10 डेज़ की क्या क्या आप कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस आइटनरी को परचेज़ करने के लिए तो हमने यहाँ पर डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें हमने पूरा जापान का ट्रैवल गाइड बनाया है आपके लिए, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आइटनरी मैं प्लान करूँ और उसको कस्टमाइज़ करके आपके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके आपके फैमिली के अनुसार आप किड के साथ ट्रैवल कर रहे हो या सीनियर सिटीजन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Konnichiwa! Join us as we explore Japan's golden route, Osaka, Kyoto, and Tokyo. From public transport, budgets, and food to convenience store shopping, Uniqlo and Onitsuka Tigers, we are covering everything